बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के वन शॉट। डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर से किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, साथ ही साथ कहां से कैसे किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और आप कम समय में सारे के सारे चैप्टर्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये तो चैप्टर होगा आपका, चैप्टर नंबर 3 है प्रोटीन्स, जिसके बारे में हम पूरा वन शॉट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी करे। और सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या है। ठीक है, तो क्या होता है प्रोटीन्स? बेसिकली प्रोटीन्स बने हुए होते हैं अमीनो एसिड के। और अमीनो एसिड क्या होता है? जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है और एक आर ग्रुप होता है, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जैसे भी अमीनो एसिड आपको लगाना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके एक अमीनो एसिड का और इसी तरीके के अमीनो एसिड आपस में जुड़कर पूरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अमीनो एसिड टोटल 20 नंबर ऑफ टोटल अमीनो एसिड होता है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। ठीक है, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, यानी आपको ये बाहर से डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, लेकिन नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ही बनेंगे, कैन बी सिंथेसाइज्ड। बस ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। और एक थर्ड होते हैं सेमी एसेंशियल, जिसके अंदर सिर्फ दो ही आते हैं, सेमी एसेंशियल। इसके अंदर दो अमीनो एसिड आते हैं, सबसे पहला हिस्टीडीन और दूसरा होता है आर्जिनिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि किस तरीके का अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक H ग्रुप हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक NH2 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो R मैंने यहाँ बनाया है ये सब में सिमिलर नहीं होता। इतना स्ट्रक्चर सारे अमीनो एसिड में सिमिलर होता है, सेम होता है, लेकिन हर एक अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग हम इस R को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उस अमीनो एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको यहाँ पर लाकर जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर बनाऊं, चलो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। क्यों बोला मैंने सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? क्योंकि यहाँ R की जगह H ही, हाइड्रोजन ही आता है और ये जो हाइड्रोजन होता है इसी की वजह से ये पूरा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी आपको पता चल सकता है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। इसी तरीके से आप पूरे टोटल 20 अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं अगर आपको उनका फंक्शनल ग्रुप पता है तो। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही याद करना है, बाकी ये तो सब सेम ही रहेगा हर एक अमीनो एसिड के अंदर। क्लियर? अब आगे चलते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबसे पहला कॉम्पोजिशन के आधार पे, दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पे। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर होता है या फिर मैं कहूँ पहले सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग भी ये तीन पार्ट में डिविजिबल होता है। सबसे पहला होगा सिंपल प्रोटीन, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, स्क्लेरोप्रोटीन ये सारी चीजें आती है। दूसरा हमारा होता है कंजुगेट प्रोटीन, इसके भी एग्जांपल देख लीजिए क्योंकि एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड फ्लेवोप्रोटीन। एंड थर्ड हमारे पास होता है डिराइव्ड, जो कि इन्हीं से निकले हुए प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी के कुछ एग्जांपल है जैसे कोगुलेटेड प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स होते हैं, मेटा प्रोटीन्स होते हैं, ये सब कौन से प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और सेकेंडरी में प्रोटियोसिस है, पेप्टोन्स है। ठीक है, इस तरीके के जो प्रोटीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया जाता है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, फाइब्रस, ग्लोबुलर एंड देन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये एक डिवीजन था। ये डिवीजन का क्या फायदा, इस तरीके के टेबल बनाने का यही फायदा होता है कि आपको
कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, आपको सिंपल प्रोटीन पता चल गए, कंजुगेट प्रोटीन पता चल गए, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन पता चल गए, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन पता चल गए, और साथ ही साथ किस तरीके से स्ट्रक्चरल बेस्ड आप कैसे डिवाइड करते हैं प्रोटीन्स को, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फंक्शन वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटीन्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो होता है दैट इज कैटालाइटिक प्रोटीन, फॉर एग्जांपल एंजाइम एंड कोएंजाइम। कैटालाइटिक का मेरा मतलब है कि जब एक रिएक्शन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मेरे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होना है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब यही होता है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म्स में टूटना, तो एक रिएक्शन होगी, है ना। अब उस रिएक्शन किसकी मदद से वो हो रही है, यानी उसमें कौन ऐसी भागीदारी ले रहा है जो कि उसकी रेट को इंक्रीज करे या फिर रेट को डिक्रीज करे, रेट यानी स्पीड, ठीक है, तो वही होते हैं आपके कैटालाइटिक एंजाइम या फिर कोएंजाइम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी जो किसी हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर वो उनमें प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेजन, कैरेटीन, इलास्टिन, ये सब प्रोटीन होते हैं आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर मैं कैरेटीन की बात करूं तो ये आपके बालों में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, ठीक है, और इसी की वजह से जो आपकी स्किन है ना, दिस इज वाटर प्रूफ, ठीक है, वाटर प्रूफ, कि जो पानी होता है ना वो अंदर नहीं समा सकता, सिंपल सी बात है ना। आप खुद ही डालिए पानी, इधर डालिए, अब ऐसा तो नहीं है कि वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो कैरेटिन प्रोटीन होता है वो हमारी स्किन को क्या बनाता है, वाटर प्रूफ बनाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल कैसिन, दैट इज अ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन मिल्क के अंदर पाया जाता है। फिर आते हैं फोर्थ रेगुलेटरी, जिसके अंदर हॉर्मोन्स आते हैं, जितने भी आपके हॉर्मोन्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टोटल हॉर्मोन्स होते हैं वो सब के सब प्रोटीन्स ही हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो जैसे हीमोग्लोबिन हो गया विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, है ना। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और ये प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन आप कह सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर। देन कॉन्ट्रैक्टाइल जैसे एक्टिन हो गया, मायोसिन है, ट्यूबुलिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सब क्या होते हैं, दीज ऑल आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल का मेरा मतलब है कि हमारी बॉडी से चिपक कर ये हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं जिससे हमारी बॉडी मूव करती है, ठीक है। एंड लास्ट है डिफेंस, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज। तो ये सारे के सारे आपके क्लासिफिकेशन है प्रोटीन के ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी हमारी बॉडी में फंक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन की, यानी कि किस तरीके से हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज करते हैं सारे के सारे प्रोटीन को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, इस तरीके से चलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कुछ ऐसा है, सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट होता है बॉडी, है ना। दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी एक सेल से टिश्यू, टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनता है आपका ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम, और एक पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरी बॉडी तैयार होती है। क्लियर, ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर। ऐसे ही प्रोटीन्स के अंदर भी होता होगा, पहले छोटी स्टेज होती होगी जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा, देखिए मोनोमर्स आपको पता है क्या होते हैं, मोनोमर सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि सारे अमीनो एसिड आपस में एक ही बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज या फिर डाइपेप्टाइड बॉन्ड के नाम से भी आप इस चीज को जानते हैं। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड इस तरीके से एक लीनियर चेन बनाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बस ये आपको याद रखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड सीक्वेंस इन इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड मेंटेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला कोवेलेंट, दूसरा पेप्टाइड, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है।
ये पूरा स्ट्रक्चर है प्राइमरी प्रोटीन का। देख पा रहे हैं इधर वाला पार्ट, देखिए ये छोटा सा पार्ट। तो देखिए ल्यूसीन, फिनाइल एलेनिन, सेरीन एंड सिस्टीन, ये है आपके पास सारे के सारे अमीनो एसिड। ये आपस में कनेक्टेड है। कैसे? ये पेप्टाइड लिंकेज बन रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड और ये आपस में अमीनो एसिड को जोड़ रहा होगा। बस यही स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ते हैं, वो बनाते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो किस तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये है एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले 2 3 4 5 6 7, पहले और चौथे, मतलब पहला और जो चौथा आपका अमीनो एसिड है जो कि एक ही लीनियर चेन के अंदर जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दूं, पहले और चौथे के बीच में अगर मैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दूं, तो इसी तरीके से चलता रहेगा, है ना। फिर फिफ्थ के और देन एक और आएगा एट। अब इन दोनों के बीच में बना दीजिए, तो ये चलता रहेगा पूरा सीरीज। बस यही होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड, दो बॉन्ड यहां पर इन्वॉल्व होंगे और देखते हैं क्या होता है। चलिए, दिस स्ट्रक्चर arises due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding। किस किस के बीच में? CO group and NH group of the peptide bond। किस किस के बीच में? याद रखिएगा कि पहला और चौथा, पहले का NH ग्रुप होगा, चौथे का CO ग्रुप होगा। ये मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा और इसी की हेल्प से आपका पूरा स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वो तैयार हो जाता है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है आपका, वो दो तरीके का होगा। पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में। तो अगर एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा, दिस इज नोन एज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और बीटा प्लेटेड शीट्स कुछ इस तरीके की बनी हुई होती है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लेटेड शीट्स का, एंड दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये होते हैं दो तरीके के आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो टर्शरी में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं। फ्रॉम फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर आप फर्दर फोल्ड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने सारे हो जाएंगे? 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पर आ जाएगा। तीसरा बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड लिंकेज, यानी डाइपेप्टाइड बॉन्ड जो मैंने कहा था। और चौथा यहां पर आता है वैन डर वाल्स फोर्स। तो ये चार फोर्सेस, चार बॉन्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। It gives rise to two major molecular shapes, जिनको आप, एक तो होता है फाइब्रस, दूसरा होता है ग्लोबुलर। तो जो फाइब्रस होते हैं और ग्लोबुलर होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। चलिए पहले बात करते हैं इसी के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो वो पतले होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके के पतले से होंगे, लेकिन जो ग्लोबुलर होंगे वो गोलू मोलू होते हैं, ऐसे याद रखिएगा, वो थोड़े से मोटे होते हैं। चल, फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें, which means these protein help to maintain cell shape by providing a scaffolding, यानी कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं सारे, ठीक है। और लेकिन जो आपके ग्लोबुलर होंगे, these are functional protein, यानी ये काम कर रहे होंगे। और जो आपके फाइब्रस हैं वो फंक्शन कर, स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे होंगे, ग्लोबुलर फंक्शन कर रहे होंगे। देन एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका भाई, अभी अभी मैंने लिखवाया था स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। केराटिन हो गया, इलास्टिक हो गया, कोलेजन हो गया, ये सब क्या है? दीज ऑल आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। तो जैसे हीमोग्लोबिन काम करते हैं, मायोग्लोबिन ये सब काम करते हैं, इंसुलिन, एंजाइम सब कुछ काम करता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पतले होते हैं, यानी नैरो और लॉन्ग होंगे, ठीक है, सिलेंडर शेप के होते हैं। देन हम बात करते हैं ग्लोबुलर की, थोड़े से मोटे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होंगे। स्फेरिकल यानी एक स्फेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जहां भी होते हैं। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ एसिड्स की बात करें, यानी अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है इसके अंदर, वो कैसा होगा?
देखिए अमीनो एसिड के सीक्वेंस की थोड़ी सी यहाँ पर याद रखेगा कि यहाँ पर रिपीटेटिव नेचर होगा, यानी अमीनो एसिड रिपीट कर रहे होंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस इरेगुलर होता है, यानी कि अभी सेरीन आ जाएगा, फिर वेलिन आ गया, फिर टायरोसिन आ गया, ट्रिप्टोफैन आ गया, मतलब कुछ ऐसा हम ऐसा नहीं कह सकते कि वेलिन के बाद सेरीन ही आएगा या फिर सेरीन के बाद ट्रिप्टोफैन ही आएगा, हमें कुछ नहीं पता है, कहीं से भी कुछ भी अमीनो एसिड उठकर आ जाता है इरेगुलर, जो यूनिट्स आती हैं अमीनो एसिड की वो यहाँ पर बाइंड होंगी। देन रेजिलियंस की बात करेंगे, तो रेजिलियंस में बात करें तो ये लेस सेंसिटिव होता है, यानी कि इसको आप कुछ भी बोलते जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोर सेंसिटिव होंगे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन, टेम्परेचर, पीएच थोड़ा सा आप बदल दीजिए, ये वहीं पर सेंसिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और ये सॉल्युबल हो जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। देख लीजिए आप, दिस इज फाइब्रस, दिस इज ग्लोबुलर, पतला होता है, थोड़ा स्फेरिकल होता है ये शेप में। ठीक है जी, चलो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, बस इतना याद रखिएगा कि ये फाइब्रस, ग्लोबुलर, स्लेंडर, नैरो। ठीक है, बस इस तरीके से आपको याद रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग करते हैं, इतनी सारी, इतनी ज्यादा और इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। देखो, the quantity and order of numerous folded protein subunits in a multi subunit complex are described by protein quaternary structure, यानी कि अगर आप टर्शरी स्ट्रक्चर को, टर्शरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग करते जाएंगे तो आपके पास जो नया स्ट्रक्चर निकल कर आता है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ना तो इसके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड फिक्स होते हैं कि सिर्फ इतने ही अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, वो तो सब कुछ टर्शरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। इट रेंजिंग फ्रॉम सिंपल डायमर्स, डायमर्स यानी जिसके अंदर सिर्फ दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डायमर्स से लेकर ये ह्यूज होमो ओलिगोमर्स, ओलिगोमर का मतलब होता है मोर देन टू, ठीक है, दो से लेकर चाहे कितने भी हो, तो वो सब ओलिगोमर के अंदर आते हैं। याद रखेगा कि डायमर से लेकर ओलिगोमर तक बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर कंपोनेंट का जो काउंट होता है ना वो वेरिएबल होता है ना, हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर सिर्फ दो प्रेजेंट होंगे या इसके अंदर तीन ही होंगे या चार ही होंगे, वो वेरिएबल होता है, यानी कि वो वैरी करता है। आप हर एक स्ट्रक्चर में देखेंगे, हर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट होता है वो वैरी करता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन्स की, यानी कि कितने रोल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या रोल होते हैं प्रोटीन्स का। सबसे पहला काम होगा डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, फॉर एग्जांपल आप पैनक्रियाटिक एंजाइम लिख लीजिए, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब के सब डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं एंड दिस ऑल आर प्रोटीन्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल कैरेटिन, इलास्टिन एंड कोलेजन। देन ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, अभी अभी मैंने लिखवाया था, हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट आवर बॉडी। नेक्स्ट इज डिफेंस एंड प्रोटेक्शन, जो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सब क्या है, दीज ऑल आर प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं हमारी बॉडी के लिए। स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन का काम है कि अलग अलग चीजों को, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस को ये स्टोर करता है, आप कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। एंड लास्ट इज हार्मोनल फंक्शन, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, अब मैं एग्जांपल तो, अच्छा आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए एग्जांपल। सबसे पहला होगा, आप यहीं से शुरुआत करते हैं, वैसोप्रेसिन,
T3 थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोडीन, ठीक है। देन स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे, मेलाटोनिन एक्सेट्रा, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ये सब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो काम करते हैं। रेगुलेटरी आप प्रोटीन्स के नाम से इनको जान सकते हैं। तो दीज ऑल आर रेगुलेटरी प्रोटीन विच कम्स अंडर हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है, एक जो बीमारियां होती है ना जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है, जैसे क्वेशियोर्कर, मेरिस्मस, इनके बीच का एक डिफरेंस, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेशियोर्कर से। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी हो जाती है, इट कोज मैरिस्मस। एज फैक्टर की बात करेंगे, वैसे तो दोनों बच्चों में ही होता है, लेकिन एज फैक्टर याद रखिएगा, 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों में जो बीमारी होती है दैट इज मेनली क्वेशियोर्कर। और अगर 6 महीने से सिर्फ 1 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये होता है मैरिस्मस। एडेमा की बात करें, एडेमा होता है रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। तो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड क्वेशियोर्कर में होता है लेकिन मैरिस्मस में नहीं होता। क्या होगा क्वेशियोर्कर के अंदर कि जो एब्डोमिनल एरिया होता है, गट एरिया होता है, वहां पर फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और वो रिटेंट कर जाती है, नहीं रुक जाती है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। लेकिन जिनको क्वेशियोर्कर की प्रॉब्लम होती है उनके बॉडी के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में अब्डोमिनल एरिया स्वेल कर जाता है क्योंकि वहां पर एडेमा होगा, ठीक है। लिम्स जो होते हैं यानी फोर लिम्स, हिंड लिम्स, ये तो पतले रह जाएंगे, लेकिन जो एरिया है, जो ये वाला एरिया होता है, ये स्वेल कर जाता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस फैट की बात करेंगे, इधर प्रेजेंट होता है और मैरिस्मस में एब्सेंट होता है। वेट लॉस, ये क्या होगा, देखो एडेमा हो रहा है तो इतना ज्यादा वेट लॉस नहीं होता है क्वेशियोर्कर के अंदर, लेकिन मैरिस्मस में बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। जिन बच्चों को ये मैरिस्मस की प्रॉब्लम होती है उनका अगर आप फोटो देखेंगे या फिर अगर आपने देखा होगा, उनका जो रिब केज होता है वो भी बाहर से ही दिखाई दे जाता है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो बाहर से ही दिखाई देती है, इतना ज्यादा, इतनी बहुत ही सीवियर वेट लॉस होता है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जैसा कि कहा कि सिंपल थिनिंग होगी मसल्स की, बोन्स की इसके अंदर, और यहाँ पर थिनिंग होती है लिम्स की, ठीक है, हाथ और पैर की। फैटी लिवर सेल्स, यहाँ पर एनलार्जमेंट हो जाता है फैटी लिवर सेल का, लेकिन यहाँ पर कोई एनलार्जमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। एपेटाइट क्या होगा कि वोरेशियस फीटल होता है क्वेशियोर्कर में, लेकिन पुअर एपेटाइट हो जाती है मैरिस्मस में। स्किन के टेक्सचर की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लेकी, आप देखेंगे कि रैशेस हो जाते हैं, रैशेस यानी फ्लेकी अपीयरेंस होगा, ऐसे धब्बेदार जो पेंट कर देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाता है क्वेशियोर्कर के अंदर, ये टेक्सचर है स्किन का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सूखी एकदम कर्ड स्किन हो जाती है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा होगा तो उसकी स्किन ना तो ग्रो करेगी ना ही डेवलप होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी क्वेशियोर्कर के अंदर, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर एक चीज की जरूरत होती है मैरिस्मस के अंदर। ये है क्वेशियोर्कर और मैरिस्मस के बीच का डिफरेंस, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के बारे में। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है बायोरेट टेस्ट। यहाँ पर क्या होगा कि ब्लूइश वायलेट कलर का एक क्या आता है, प्रेसिपिटेट आता है, और इस प्रेसिपिटेट से हमें पता चलेगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है कि नहीं है। देन ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट के अंदर येलो कलर आता है और इसी से कंफर्म होता है कि जो आपके प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन ब्रीफली कराया हुआ है डिटेल में, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। मिलियंस टेस्ट की बात करेंगे, मिलियंस टेस्ट के अंदर आपको ब्रिक रेड कलर के कुछ प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं और इससे हमें पता चलता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है कि नहीं है।
एंड देन हमारा आता है लीन हाइड्रोजन टेस्ट, जिसके अंदर डीप ब्लू और पर्पल कलर ये कंफर्म करेगा कि प्रोटीन है कि नहीं। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर प्रोटीन्स, चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री का, डी फार्मा सेकेंड ईयर का। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। इससे एक्स्ट्रा और कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया लाइव के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।